हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बलराम सिंह आप लोग का इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूं, जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं सन 2024 और 25 के न्यू बैच, जहां क्लास 10th के साइंस के ऑल क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उन्हें किस प्रकार से लिखना है वो सारा हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पिछले जितने वीडियो हैं आप उन्हें देखिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो उसमें से सबसे पहला प्रश्न नंबर हमारा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी जब लोहे की कील होगी कॉपर सल्फेट में जब डालेंगे उसका रंग चेंज क्यों हो जाता है। लिखना है, जब कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला हो जाता है, चूँकि क्या होता है आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या होता है पहले अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट बनाता है जिसका रंग हरा होता है। इसके फलस्वरूप विलयन का परिवर्तन हो जाता है आयनिक अभिक्रिया। इस प्रकार से हम दे सकते हैं। फेरस अगर दिया हमारे पास है, क्या दिया, फेरस आयरन, ये कैसे रंग का होगा, ये हमारा हल्का भूरे रंग का होगा। ठीक, भूरे रंग का होगा। अब इसकी जब क्रिया कॉपर सल्फेट से कराएंगे यानी नीले रंग के सल्फेट से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फेरस सल्फेट मिलेगा जिसका रंग क्या हो जाएगा, बदल कर हरा रंग हो जाएगा और ये हमें कॉपर मिलेगा भूरे रंग का। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार हमें अगली प्रश्न नंबर दिया हमारा अगला, जिस क्या कहा गया, उसमें छेपी उसमें सोची अब क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाइए या हमें बताइए। तो इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसमें छेपी की अभिक्रिया करनी होगी। उसमें छेपी क्या होती है प्यारे बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा अथवा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होगी या तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह क्या कहलाती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वो 98.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, या क्या कहलाएगी, उसमें छेपी अभिक्रिया कहलाएगी। उसमें शोषी अभिक्रिया क्या होगी प्यारे बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रगति के रूप में ऊष्मा का शोषण होता है। क्या होगा, ऊष्मा का शोषण होगा, वह क्या कहलाएगी, उसमें शोषी अभिक्रिया, यानी ग्रहण कर रही होगी, सोख रही होगी ऊष्मा को। ठीक है, यानी हमें देनी पड़ रही ऊष्मा है उससे, तो क्या होगी, उसमें शोषी अभिक्रिया। नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या मिलेगा, हमें नाइट्रेट ऑक्साइड मिलेगा और क्लोरी ऊष्मा क्या होगी, इसमें खर्चा होगी। एक रिएक्शन को करने में हमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग इसे हमारे पास दिया है बच्चों, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दिए। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई वस्तु वायु के संपर्क में रखी जाती है तो उसमें क्या होता है, संक्षारित यानी नष्ट होने लगती है, उसी को संक्षारण कहते हैं। ठीक, या उस पर प्रभाव पड़ने। तो इसको किस प्रकार से लिखना है, देखें, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो इसके संक्षारण होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे, संक्षारण। उदाहरण, लोहे पर जंग। हम लोहे को अगर खुले स्थान पर डाल दें तो क्या होगा, नमी के कारण वायु के कारण उस पर जंग लगने लगता है, तो क्या होता है, वो संक्षारित हो जाती है। इसी को संक्षारण कहते हैं। विकेंद्रिता क्या होती है प्यारे बच्चों, जब वसा तथा तेल खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है उपचारित होकर उसमें दुर्गंध आने लगती है, यानी बदबू आने लगती है, तो उसका रंग तथा उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, विकेंद्रिता। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विकेंद्रिता। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, कोई भी पदार्थ जब वसा या तेल से बना हुआ है तो कुछ लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें से बदबू आने लगती है, इसी को क्या कहते हैं, विकेंद्रिता। उदाहरण के नमकीन, चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसी पर क्वेश्चन हमारा अगला दिया हुआ है। क्या कहा, उन वियोजन अभिक्रियाओं में से एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है बच्चों, क्या क्या कहा गया, उन रासायनिक समीकरण लिखना है हमें जिनमें ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रदान, यानी इनकी डिफिनेशन लिखनी है और इसका एग्जाम्पल लिखना है। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा पास,
ऊष्मा। तो पहला क्या, वियोज्य अभिक्रिया में, यानी वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रदान की जाती है वो क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया, उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया है पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब ऊष्मा देंगे तो इसको क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक। सेकंड हमारे पास है वियोजन अभिक्रिया, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश ऊर्जा प्रदान की जाती है, प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश रासायनिक अपघटन कहलाता है। ठीक है। इसमें हम प्रकाश ऊर्जा देकर इस क्रिया को क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। जैसे मेथेन और क्लोरीन है, जिनकी रिएक्शन कराकर हम क्या प्राप्त करेंगे, मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त करेंगे। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो आप लोगों ने नोट नहीं किया, नोट कर लीजिए। अगली हमारे पास है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक, ये क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। हम ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम विद्युत ऊर्जा देते हैं वो क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे हम जल में विद्युत ऊर्जा देंगे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन गैस। तो इसमें हम क्या दे रहे हैं, विद्युत अपघटन हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है, इसलिए विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला दिया हुआ है, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। इसका अंतर लिखना और हमें समीकरण लिखना है। ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम अंतर देखते हैं। इस अभिक्रिया में एक सक्रिय तत्व किसी अन्य यौगिक में उपस्थित कम सक्रिय तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। यानी जो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, हटा देगा, वो उसकी स्थान स्वयं ले लेगा। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, यह कहलाती है क्या, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल CnCuSO4 यानी जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराएंगे, जिंक सल्फेट मिलेगा और कॉपर मिलेगा। इसमें क्या हो, जिंक जो है कॉपर को हटा देगा, स्वयं उसका स्थान ले लेगा। ठीक है। यानी जो जिंक है अधिक क्रियाशील तत्व है और जो कॉपर है कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए जिंक जो है कॉपर का स्थान ले लेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया दी गई है। ठीक, देखते हैं वो क्या होती है। इस अभिक्रिया में अभिकार्य अणुओं को दो विभिन्न आयनों तथा परमाणुओं के समूह का परस्पर विस्थापन होता है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जो आयन यानी धन आवेश ऋण आवेश होता है, ठीक, उनका आवेशों का चेंज होता है, यानी उनके आवेश जो होंगे उनका विस्थापन होगा। उसी से जो क्रिया जो रिएक्शन बनेगी वही क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसके लिए एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है। जब बेरिन क्लोराइड की अभिक्रिया जब कराते हैं तो हमें क्या, बेरिन क्लोराइड की क्रिया किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ कराएंगे, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्या कहा है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों में व्याख्या कीजिए कि प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। हमें 2 एग्जाम्पल भी इसके देना है। तो पहला उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया क्या होंगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संयोजित होती है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या कहलाएंगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएंगी। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराएंगे। दोनों क्या हो रहे, एक में ऐड हो रहे हैं ना, एक में ऐड हो रहे हैं, तो ये कौन सी क्या होगी, ऑक्सीजन यानी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसी पास सेकंड हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है। इसी पर अपचयन हमारा होता है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है वो अपचयन कहलाता है। जैसे कॉपर सल्फेट की ऑक्सीजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो कॉपर और क्या मिलेगा, जल प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का ह्रास करके कॉपर अपचयित हो जाता है, यानी कॉपर को यानी ऑक्साइड करके क्या होता है, कॉपर अलग हो यानी अपचयित हो जाता है। ये क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। इसी पर सेकंड एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड के कार्बन से कराते हैं तो जिंक तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित अपचयित पदार्थों का नाम पहचान कर लिखिए। तो पहली जो रिएक्शन है इसमें अभी हमने अपचयन उपचयन पढ़ा है तो उसी से हम रिलेटेड ले लेंगे। तो इसमें जो पहली रिएक्शन है इसमें हमारे पास क्या होगा,
इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड अपचयित है, सी क्या होगा, उपचयित होने वाला पदार्थ है। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ये कौन सा पदार्थ है, अपचयित है, और ये हाइड्रोजन क्या है, उपचयित पदार्थ है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आगे हमारे पास दिया हुआ है उपचयन एवं अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या कहा गया प्यारे बच्चों, उपचयन एवं अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं इसका अंतर क्या होता है। तो पहला हमारा है उपचयन, तो इसमें हाइड्रोजन पृथक होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन पृथक होते हैं, मगर इसमें जो अपचयन होगा उसमें हाइड्रोजन पृथक नहीं होंगे। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। पहले उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा, मगर इसमें ऑक्सीजन पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाता है। इसमें धनात्मक अवयवों का संयोजकता बढ़ती है, मगर इसमें धनात्मक अवयवों की संयोजकता घटती है। इसमें विद्युत धनात्मक अवयवों का अनुपात घटता है, इसमें विद्युत धनात्मक अवयवों का अनुपात बढ़ता है। इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयवों के अनुपात बढ़ता है, मगर इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयवों का अनुपात घटता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आप लोग ध्यान से इन्हें पढ़कर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ऑक्सीकरण तथा अपचयक में अंतर। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयक क्या होता है। ऑक्सीकरण वह पदार्थ जो कि ऑक्सीजन यानी उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, वो ऑक्सीकरण करता है। कॉपर सल्फेट है, हाइड्रोजन से अब क्या करेगा, तो कॉपर सल्फेट क्या होगा, ऑक्सीजन दे देगा, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण पदार्थ कहलाता है। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कॉपर प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। ठीक, इसी पर अपचय क्या होता है, वह पदार्थ जो कि ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होता है, उपचय कहलाता है। जो ऑक्सीजन को हटा दे वो क्या कहलाता है, अपचय कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन जो है कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा देगा, क्या कहलाएगा, अपचय कहलाएगा। जो हाइड्रोजन होगा कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी था, हाइड्रोजन जो होगा अपचय कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया है 11, निम्न अभिक्रियाओं में संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये जो अभिक्रियाएं दी हैं, पहले जिंक की सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हमें संतुलित करना होगा, क्लोरीन को शुष्क बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके हमें संतुलित करना होगा, कॉपर ऑक्साइड के तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमें इसे संतुलित करना होगा। देखिए हम किस प्रकार से इसे हम संतुलित करते हैं, आप लोगों को भी उसी प्रकार से करना है। जिंक की अभिक्रिया किसके, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराएंगे, तो सोडियम जिजेक्ट बनेगा और हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसी प्रकार से लिखना है। अगला हमारे पास क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की अभिक्रिया किसके साथ, बुझे चूने के साथ कराने पर बेंजीन चूर्ण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसी प्रकार हमारे पास है थर्ड नंबर क्या है प्यारे बच्चों, किसके साथ, तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर किसकी, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉपर सल्फर मिलेगा और जल प्राप्त होगा। ये अभिक्रिया में क्या होगा, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा कॉपर के साथ अभिक्रिया करके कॉपर सल्फर और जल बना देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण को पहचानिए। जो ऑक्सीकरण हो रहा है उसको हमें पहचान कर लिखना है। तो इसमें से कौन कौन सा ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हमने अभी पढ़ा है, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, कर देता है, दे देता है यानी त्याग कर देता है, वो क्या, उपचय क्या, ऑक्सीकरण। तो इसमें जो पहला वाला होगा ये, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा और इधर क्रिया हो जाएगी, तो ये उपचयक हो जाएगा हमारा। दूसरे में कौन ऑक्सीकरण होगा, O2 दे रहा है ना, ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है, तो ये क्या होगी, ऑक्सीकरण होगा। इसमें क्या होगा, कॉपर सल्फर ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसमें V2O5 ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन को दे रहा, इसमें क्या होगा, H2O जो होगा वो ऑक्सीकरण यानी उपचयक पदार्थ हो जाएगा, इसमें कॉपर सल्फर उपचयक पदार्थ हो जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उदाहरण देते हुए संरक्षण की व्याख्या कीजिए तथा संरक्षण से सुरक्षा उपयोग को लिखिए।
तो इससे हमें क्या कहा है, डिफिनेशन इसकी लिखनी है और संचालन के उपयोग भी लिखने हैं। ठीक है, तो संचालन हमने अभी पढ़ा है। क्या होता है जब कोई धातु आसपास अपने अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह मंद दर से नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने यानी संक्षारित होने लगती है। वो क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, जब लोहे की कोई वस्तु को आर्द्रता के संपर्क में यानी बाहरी वातावरण के संपर्क में लाते हैं, वायु के संपर्क में लाते हैं, नमी के संपर्क में लाते हैं, तो क्या होता है, लोहे पर ऑक्साइड के में परिवर्तित होने लगता है, यानी इस पर के भूरे रंग की परत चढ़ने लगती है। उसी को क्या कहते हैं, वह क्या हो जाती है, संक्षारित होने लगती है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। इसका रोकने के उपाय क्या है, इस पर हम अगर तेल लगाकर डाल दें, उसको लोहे को ग्रीस लगाकर रख दें, पेंट करके रख दें, टीनीकरण द्वारा और ग्लोनीकरण के द्वारा हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक, ये सभी रोकने के उपाय हो गए। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। तो हमसे कहा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा रासायनिक समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया को पहचानिए, कौन सी अभिक्रिया हो रही, कौन सी समीकरण होगी। तो सबसे पहले है 773 केल्विन पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया गैस देती है। ये कौन सी क्या, नाइट्रोजन पहला क्या हो जाएगा इसका, पहले का हम सोल्यूशन देख रहे हैं, जो नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे किसके, 773 केल्विन पर, तो अमोनिया गैस हमें प्रदान करेगी, अमोनिया गैस देती है। तो हमने नोट कर लिया। या अभिक्रिया क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया। देखो दोनों पदार्थ जो हैं आपस में संयोग कर रहे हैं, या कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार हमारे पास दिया है सेकंड। तो सेकंड नंबर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन एसिटिक अम्ल अभिक्रिया पर सोडियम एसिटेट जल बनाता है। सेकंड में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कराते हैं फिर जो एसिटिक अम्ल के साथ कराते हैं अभिक्रिया है, तो क्या मिलेगा, सोडियम एसिटेट और जल बनता है। ये अभिक्रिया पर सेकंड वाले की हो गई। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉइक अम्ल के साथ ग्रहण करने पर एथिल एसिटेट प्राप्त होता है। जिस H2SO4 ये हमारा क्या, एथेनॉइल अम्ल है। CH3COOH ये हमारा क्या है, एथेनॉइक अम्ल होगा। ये किसकी, अब क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एथिल एसिटेट प्राप्त होगा और साथ में जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अब क्या इस प्रकार से लिखनी है। ठीक है, अगला हमारे पास दिया है फोर्थ नंबर। क्या कहा गया, फोर्थ नंबर क्या, एथीन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाती है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश निर्मित होता है। इसमें क्या कहा, एथीन जो है हमारे पास ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और जल बनाती है तथा उसमें प्रकाश की मात्रा निहित होती है। ठीक, चलो इसको किस प्रकार से करना है देख लेते हैं हम लोग। तो पहली वाली अभिक्रिया कौन सी होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी प्यारे बच्चों। ठीक, पहली कौन सी होगी, संयोजन यानी ऐड कर रहे हैं। दूसरी सेकंड क्या होगी, इसमें क्या होगा, इनके बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए क्या होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी ये। ठीक है, अगला हमारे पास था थर्ड नंबर, जो हमने क्या, तो एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल के साथ अभिक्रिया की थी। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये हमारे पास होगी, ये हमारे पास होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा फोर्थ यानी C2H4 की अभिक्रिया किसी ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा, साथ में ऊष्मा मिलेगी, साथ में प्रकाश, ये सभी हमें मिलेंगे जैसा हमने अभी रिएक्शन में पढ़ा। ठीक है, तो आप लोग इन्हें नोट करके इन्हें याद कर सकते हैं और ये हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़ते रहिए। और ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये हमारे अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। ठीक है,
उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया इसे हम कह सकते हैं। अगला क्या कहा गया है, क्या होता है जब सोडियम धातु जल से क्रिया करता है। जब सोडियम धातु होगी यानी सोडियम धातु जो होगी किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देता है। इसका समीकरण देखो, कहा अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखे। तो हमने क्या लिया, सोडियम ले लिया और जल के साथ अभिक्रिया करें तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड और जल प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। ये आगे क्या कहा गया, क्या होता है जबकि हमें केवल रासायनिक समीकरण ही लिखें। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 को जब गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो Pb अलग हो जाएगा, नाइट्रेट अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, भागों में टूट जाएंगे। गर्म करने का मतलब क्या है, सब अलग अलग हो गए हैं ना, या धूप में रखें या विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या हो, अलग अलग हो जाते हैं ना। तो क्या होगा, Pb में अलग यानी लेड ऑक्साइड अलग बन जाएगा, नाइट्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग बनेगा। इसी बात सेकंड में हमसे कहा गया है नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करता है, क्या करेगा तो कैल्शियम नाइट्रेट प्राप्त होगा और साथ में हमें जल भी प्राप्त होगा। इसी बात सेकंड में हमारे पास क्या कहा गया, सेकंड सोडियम सल्फर विलयन को बेरियम क्लोराइड से मिलाया जाता है। सोडियम सल्फर अम्ल है, इसको किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ क्या करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और बेरियम सल्फर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे हमारे पास दिया है रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक, तो इसे हमें संतुलित करके लिखना है। तो सबसे पहले संतुलित करने के लिए क्या करता है, तो सबसे पहले हम सबके सामने बॉक्स बना लेते हैं इस प्रकार के, जैसे हमारे अभी बने हुए हैं। ये देखिए आप लोगों, ये बॉक्स बने हुए हैं सभी पर। पहला स्टेप तो हमें ये करना होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में जो बॉक्स हैं बने हुए, इनके जो बाएं और दाएं ओर जो परमाणु होंगे, ठीक है, इसके परमाणु, फेरस के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु और इसके फेरस ऑक्साइड के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु जो होंगे सबको हमें लिख लेना होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, फेरस के कितने परमाणु बाईं ओर, 1 है, दाईं ओर कितना, 3 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, दाईं ओर कितने हैं, 2 हैं, बराबर हैं, ऑक्सीजन के 1 है, इधर 4 हैं। तो हमें इन दोनों को सेम करना होगा। ठीक है, स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, थर्ड स्टेप हम ये करेंगे, हम उस यौगिक का चयन करते हैं जिसमें सर्वाधिक परमाणु उपस्थित है। अब उस यौगिक का चयन करें सबसे ज़्यादा परमाणु उपस्थित होते हैं। यह यौगिक अभिकारक अथवा उत्पाद कोई भी हो सकता है, इसमें कोई भी यौगिक हो सकता है जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। उस यौगिक में हम उस तत्व का चयन करते हैं जिसके परमाणु की संख्या अधिक होगी, जिसके परमाणु की संख्या अधिक होगी वही इसी का हम चयन करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या क्या है, Fa3O4 की परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा, तो इसका हम चयन कर लेंगे। तो इसको कैसे लिखना है, चयन करते हैं, तो चयन करते हैं तब इसमें ऑक्सीजन तत्व का चयन करते हैं, या दाईं ओर 4 ऑक्सीजन परमाणु की तथा बाईं ओर केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है, क्यों, इसलिए परमाणु की संतुलित करना। अब हमें देखो प्रारंभ में क्या है, ऑक्सीजन परमाणु इधर कितने, 1 है, इधर कितने, 4 हैं, यानी तो हमें संतुलित करना। संतुलन के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 तो 4 इधर हो जाएंगे, 1 इधर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, है नहीं। तो हमने इसको संतुलित कर लिया, यहाँ हमने इसको नोट कर लिया। फेरस के कितने हो गए, उतने ही यहाँ हमने बराबर कर लिया, यानी 4 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 4 यहाँ हो गए। अब यहाँ कितने, उतने ही हैं। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद उससे कम किसके परमाणु की संख्या है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमारे पास आ जाता है जो इससे कम परमाणु होंगे। उससे कम परमाणु वाला कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने परमाणु थे इधर, ठीक, तो इधर 2 थे, इधर कितने थे, इधर क्या थे बार बच्चों, तो 4 थे। तो हमें इन दोनों को बराबर करना, तो इधर हमें क्या हो देंगे, इधर 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इधर 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों तरफ क्या हो जाएगी, इधर 8 हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएंगे 4, दोनों तरफ क्या होगी, परमाणु की संख्या सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेप हो गया हमारे पास। इसमें तो इसको हम इस प्रकार से अब लिख लेंगे, फेरस और 4 क्या हो जाएगा, H2O। अब हमने संतुलित किया, इसको इधर कितने हो जाएंगे, Fe3
H4 और 4H2O हो जाएंगे। ठीक है, 5 स्टेप हमारे पास आता है, हम आयरन परमाणु को संतुलित करेंगे। जो भी परमाणु हमारे पास आयरन जो परमाणु है उसको हम संतुलित करेंगे। उस तरफ हमारे पास क्या था, 1 था, उधर कितने थे, 3 थे। तो इधर 3 है तो हम इधर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, है नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो दोनों तरफ कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएंगे, है नहीं। तो अब हम इसको लिख लेंगे किस प्रकार से, लास्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ये Fe3Fe 4H2O और F3O4 4H2, यानी ये चारों तरफ परमाणु की संख्या कैसी हो गई, सेम हो गई। ठीक है, तो आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो परमाणु दिया है देखो यहाँ बनकर ये निकल कर आ गया इस प्रकार से। अब हमें बॉक्स हटा देने होंगे 5 स्टेप में, और वो समीकरण जो होगी बनकर तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार जो समीकरण है सारी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और हमें कमेंट करके बताना किन लोगों की हुई किन लोगों की नहीं हुई है। तो अब बी का आंसर ये आएगा। ठीक है बच्चों, सी का आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा किन किन लोगों का हुआ किन किन लोगों का नहीं हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न नंबर हमारा 18 है, इनके सबके जो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, कीजिए। तो आप लोग इन सब की जो ये रासायनिक समीकरण है क्वेश्चन नंबर 18 के ए से लेकर जी तक सभी टोटल ये जितने हैं सभी आप लोगों को कंप्लीट करनी है। ठीक, संतुलित करना हमने अभी बताया है, उसी प्रकार से सारी संतुलित होंगी, एक एक स्टेप करके सारे संतुलित हम कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों को सॉल्व करा कर बता देंगे। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले जितने भी वीडियो हैं आप उन्हें देखिए